हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुरुषोत्तम सिंह और आपका अपने चैनल अचीव गोल विद सरोज पर स्वागत है। EMRS जनरल पेपर के लिए शिक्षण कौशल हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषाएं, शिक्षण की प्रकृति पर बात की थी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण के चर, शिक्षण के उद्देश्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लूम का वर्गीकरण जो उन्होंने शिक्षण के लिए किया है। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ कारण था, कुछ प्रॉब्लम थी मेरे सामने, जिसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन अब से आपकी क्लास रेगुलर चलेंगी। हिंदी की और इंग्लिश की क्लास भी 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने सर से बात की है, वो 2 से 4 दिन में आपकी क्लास आना स्टार्ट कर देंगे लेना। तो हम पढ़ते हैं शिक्षण के चर, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के चर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए। पहला है आपका इंडिपेंडेंट चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दूसरा है आपका डिपेंडेंट, तीसरा है आपका इंटरफेरेंस चर। इंडिपेंडेंट चर यानी स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। इसके अंतर्गत आते हैं आपके शिक्षक, शिक्षक। दूसरा है आपका डिपेंडेंट, इसके अंतर्गत आता है छात्र। डिपेंडेंट यानी आश्रित चर, आश्रित चर। तीसरा है आपका इंटरफेरेंस चर, हस्तक्षेप चर। इसके अंतर्गत आते हैं आपके पाठ्यक्रम, तकनीकी, विधियां, रणनीति, आकलन। जो स्वतंत्र चर है इसके अंतर्गत आपके आते हैं शिक्षक, आश्रित के अंतर्गत आते हैं आपके छात्र, हस्तक्षेप के अंतर्गत पाठ्यक्रम, तकनीकी, विधियां और रणनीति, आकलन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन आश्रित चर है, निम्न में से कौन आश्रित चर है। तो आपका आंसर क्या होगा? छात्र। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे पाठ्यक्रम, तकनीकी, शिक्षक और छात्र। तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? आश्रित चर है आपका छात्र। उसी तरह से आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन स्वतंत्र चर है, पाठ्यक्रम, तकनीकी, विधियां, छात्र और शिक्षक। तो आपका आंसर क्या होगा? आश्रित चर, स्वतंत्र चर कौन है? शिक्षक। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षण के उद्देश्य पर। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम जो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य है, सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास करना, उसको शिक्षित करना, उत्तम नागरिक बनाना, ये सारे आते हैं। उसके बाद ब्लूम महोदय और गैगने महोदय ने इन उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। पहले हम सामान्य उद्देश्य पढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्लूम का वर्गीकरण पढ़ेंगे और उनके बाद हम पढ़ेंगे गैगने का वर्गीकरण। तो हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला उद्देश्य आपका बालक का संपूर्ण विकास करना, संपूर्ण विकास करना।
संपूर्ण विकास कह लो या सर्वांगीण विकास कह लो, जो शिक्षण का सर्व प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो होता है एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करना या संपूर्ण विकास करना। इसके संपूर्ण विकास के अंतर्गत ही आपका आ जाएगा अच्छा नागरिक बनाना, अच्छा नागरिक बनाना, ठीक है, व्यवहार कुशल बनाना, व्यवहारिक बनाना, समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना, ये सारे इसी के अंतर्गत आ जाएंगे संपूर्ण विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका बालक को शिक्षित करना। जब बच्चा शिक्षित होगा तभी उसके अंदर ये सारे गुणों का विकास किया जा सकता है। सबसे पहले बालक को शिक्षित करेंगे हम, तब जब वो शिक्षित होगा तो उसके अंदर ये सारे गुण अपने आप विकसित हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है आपका, पहले मैं इसको उठा देता हूं, उसके बाद अगला पॉइंट लिखूंगा, थोड़ा बड़ा है। जब भी मैं आपको कुछ लिखाता हूं ब्लैक बोर्ड पे तो आप उसे नोट कीजिए। उस नोट करने से क्या होगा कि आपके पास एक नोट्स बनेगा। जब आपका एग्जाम पास होगा तो आपको ये वीडियो दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी, आपको केवल अपने नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ने में बहुत कम टाइम लगता है लेकिन वीडियो देखने में टाइम लगता है ज़्यादा। तो आप एक नोटबुक लीजिए, उसमें शिक्षण कौशल के नोट्स बनाइए। मैं आपको प्रॉपर व्हाइट बोर्ड पे लिखवा कर आपके नोट्स बनवाऊंगा और बहुत अच्छे नोट्स बनवाऊंगा। आपका एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे और एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे वो आपके जो नोट्स होंगे उनमें से आएंगे, उनसे बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मैं आपसे कहूँगी उनसे बाहर नहीं जाएंगे। लगभग मैं 80% की जिम्मेदारी लेता हूँ कि 80% आपके प्रश्न जो होंगे मेरे पढ़ाए हुए में से आएंगे। 100% तो कोई नहीं ले सकता। अगर जो ले 100% की गारंटी तो वो गलत है, आप समझ लीजिएगा, झूठ बोल रहे हैं। तो आपका अगला पॉइंट है शिक्षण द्वारा बालक में व्यक्तित्व क्षमता, कुशलता, एकाग्रता, चिंतन, आत्मविश्वास, रुचि आदि कौशलों का विकास किया जाता है। शिक्षण से क्या होता है, बालक में व्यक्तित्व क्षमता, कुशलता, एकाग्रता, चिंतन, आत्मविश्वास, रुचि आदि कौशलों का विकास किया जाता है शिक्षण के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षण बालक को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित कराती है। शिक्षण क्या करता है, अब बच्चे को अपनी सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराता है। ठीक है, कराता है कर दो या कराती है कर दो, कराता है वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको लगे कि बहुत धीमे पढ़ाया जा रहा है तो आप मुझे बताइएगा कि मैं बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ, या फिर आप अपनी वीडियो स्पीड को, प्लेबैक जो स्पीड होती है यूट्यूब में, उसको थोड़ा सा फास्ट करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षण
बालक को जीविकोपार्जन योग्य बनाती है। जीविकोपार्जन योग्य बनाती है। जीविकोपार्जन से मतलब अपने जीवन जीने योग्य उसको बनाती है। इस पर महात्मा गांधी, जीविकोपार्जन शिक्षा पर महात्मा गांधी जी ने बहुत अधिक ध्यान दिया था, जोर दिया था महात्मा गांधी ने। जीविकोपार्जन शिक्षा पर महात्मा गांधी ने विशेष जोर दिया था। इसे नोट कर लीजिएगा महात्मा गांधी वाले को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षण बालक को अपने वातावरण शिक्षण बालक को अपने वातावरण के साथ समायोजन तथा अनुकूलन करना सिखाती है। करना सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षण से बालकों में समस्या पहचानने तथा उसके समाधान योग्य बनाती है। समस्या को पहचानने और उसके समाधान योग्य बनाती है। उसके अंदर समस्या को पहचानने के कौशल और उसके समाधान के कौशल को विकसित करती है। क्या? शिक्षण। यह आपके रहे शिक्षण के कुछ सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे ब्लूम ने जो शिक्षण के उद्देश्य का वर्गीकरण किया है उसके विषय में। शिक्षा के उद्देश्यों का दो मनोवैज्ञानिक ब्लूम और गैगने द्वारा वर्गीकरण किया गया है। आज हम पढ़ेंगे ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण। ब्लूम का वर्गीकरण, तो इन्होंने अपना वर्गीकरण वर्ष 1956 में प्रस्तुत किया था। ब्लूम महोदय कौन थे? यह शिकागो विश्वविद्यालय में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ब्लूम महोदय कौन थे? ये थे शिकागो विश्वविद्यालय में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। इन्होंने अपने वर्गीकरण में 3 बातें कही हैं। उन्हें देख लेते हैं क्या कहा इन्होंने। अपने वर्गीकरण को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है संज्ञा, तो ज्यादा हो गया यार, ज्यादा चल रहा क्या? संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है आपका भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। तीसरा है आपका मनोक्रियात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन।
इन 3 क्षेत्रों की उन्होंने बात की है। पहला है आपका संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा मनोक्रियात्मक। संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो कार्य आते हैं वो आप किसके द्वारा करते हैं? दिमाग के द्वारा। जो हम दिमाग से कार्य करते हैं वो किस में आते हैं? आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो उसके लिए क्या बोला? एच, हेड, एच। भावात्मक क्षेत्र में भाव आते हैं। भाव हम कहाँ से फील करते हैं? हम हृदय से करते हैं, हृदय यानी कि हार्ट। तीसरा क्षेत्र है मनोक्रियात्मक क्षेत्र। इसमें जो शारीरिक रूप से जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। कार्य किसके द्वारा होते हैं? हाथ के द्वारा यानी हैंड। एच एच एच, इस कारण इसको हम बोलते हैं 3H थ्योरी। 3H थ्योरी। अगर आपसे क्वेश्चन आता है 3H थ्योरी किसने दी थी, तो आपका आंसर होगा ब्लूम द्वारा। ठीक है, 3H थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ब्लूम महोदय के द्वारा दी गई थी। संज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 स्तरों पर बात की गई है। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसका वर्गीकरण सन 1956 में कुछ इस तरह ब्लूम महोदय द्वारा दिया गया था। पहला नॉलेज, ज्ञान। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, समझ। तीसरा था एप्लीकेशंस, अनुक्रिया। चौथा एनालिसिस, विश्लेषण। पांचवा सिंथेसिस, संश्लेषण। जो सबसे उच्च स्तर है आपका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। अब हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला स्तर क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान क्या होता है? जैसे मैंने आपको कोई एक तथ्य दिया, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, यह आपने याद कर लिया। स्मरण करने की शक्ति, इसमें किसी तथ्य को स्मरण करना ही नॉलेज या ज्ञान है। तो आपको मैंने तथ्य दिया, आपने याद कर लिया कि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा है आपका समझ। समझ का अर्थ है अंतर करना, अंतर करना। अब आप क्या करेंगे? आप यह अंतर करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कैसे हो सकती है? अब आप यह अंतर करेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत से के अलावा अन्य 2 देश और हैं, आपका चीन और बांग्लादेश, वहाँ भी बहती है। तो उसकी अधिक लंबाई कहाँ पर है? चीन में और बांग्लादेश में। भारत में जो उसका बहाव क्षेत्र है वो कम है। तो यह आपने अंतर स्पष्ट किया, इसलिए गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। समझ आपके अंदर, हमने ज्ञान दिया, आपको तथ्य दिया, आपने याद किया, फिर उसके बारे में आपने समझ विकसित की, आपने अंतर किया दो नदियों के मध्य आपने अंतर किया कि भारत की नदी गंगा क्यों लंबी है। तीसरा है अनुक्रिया। अब आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो समझ विकसित की है, अब आप इसे क्या करेंगे? इसको प्रयोग करेंगे। आप लेंगे भारत का मैप, उस मैप में देखेंगे, वर्ल्ड का मैप लेंगे, उसमें आप देखेंगे कि क्या यह जो तथ्य है जो मैंने समझ विकसित की है वो सत्य है। आपने उसको मैप में देखा, गंगा नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ से कहाँ तक बह रही है, भारत में उसका कितना भाव क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी का भाव क्षेत्र कितना है, ये आप करेंगे प्रयोग, अनुक्रिया। उसके बाद आएगा विश्लेषण। विश्लेषण में आप क्या करेंगे? विश्लेषण क्या होता है? जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, तथ्य किया और उसको समझ विकसित की, अब उसको आप छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसको समझेंगे, उसके छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे। आपने क्या किया? यह गंगा नदी है, यह गौमुख से निकलती है, गौमुख से निकलने के बाद कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल में जाके, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आपने क्या किया? यहाँ से यहाँ तक ये उत्तराखंड में बह रही है, यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश में बह रही है, और यहाँ से आगे पश्चिम बंगाल, फिर ये बांग्लादेश से पहुँच गई। अब आपने इसको अलग अलग भागों में विभाजित कर लिया, इसके
जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है इसको आपने टुकड़ों में विभाजित कर लिया। अब आप इसको समझ रहे हैं। विश्लेषण के बाद आता है आपका संश्लेषण। संश्लेषण के अंतर्गत क्या होता है, जिस ज्ञान को आपने ये विभाजित किया है टुकड़ों में, अब इस ज्ञान के आधार पर अब आप एक नए ज्ञान को, अब आप इसके द्वारा एक नए ज्ञान को प्राप्ति कर सकते हैं। एक नए जो आपको ज्ञान नहीं दिया गया आप उसके विषय में भी समझ सकते हैं। अब आपने क्या किया, अब आपको दिया गया है कि 2525 किलोमीटर आपकी गंगा नदी की लंबाई है। तो आपने पता किया कि भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, यहां तक भारत में है, यहाँ के बाद यह बांग्लादेश में जा रही है। तो अब आपने यहाँ जो बांग्लादेश में इसकी लंबाई है आपने इसको निकाला, भारत में इसकी कितनी लंबाई है आपने इसको निकाला। तो ये हो गया आपका संश्लेषण। अब छठवां जो स्तर है इसका मूल्यांकन। मूल्यांकन इसका सबसे उच्चतर स्तर होता है। अब आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जिसका विश्लेषण किया है, संश्लेषण किया है, उसको आपने कितना प्राप्त किया है यह उसका ये रहेगा मूल्यांकन। तो ये 6 स्तर हैं। अब इनके विषय में इनकी जो परिभाषाएं हैं, जो इनके 2-4 शब्द हैं, उनको मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।